हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके, मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, ओके, चलो चलो, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ओके देन, वी हैव टू स्टार्ट ना। अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए क्लासेस। ओके, ओके। हेमलता भानसरे, गुड इवनिंग। यस, वेलकम टू द फिलर फॉर्म डियर। कहाँ थे आप अब तक? आपने कब कोर्स लिया है? एंड हेमलता, अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से मास्टर्स किया है? यस, यस राजेश, एक्चुअली यशवंत ने एक दिन ही ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने यशवंत को नहीं देखा क्लास में। चलिए, तो एक बार बोलिए, वी वांट जेआरएफ। चलिए, आज हमारा 10वां क्लास है हेमलता। ओके, इससे पहले मैंने 9 क्लासेस ले चुकी हूँ। और ये मेरा 10वां क्लास है जो मैं साइक्लोन पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को साइक्लोन यानी चक्रवात। उससे पहले मुझे आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राजेश एंड वो क्वेश्चन मैं सोची थी स्लाइड में डालूंगी लेकिन नहीं डाली हूँ, तो अभी मैं पूछूंगी, आप आंसर करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज कि जो व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का जो क्षेत्र है, व्यापारिक हवाएं जहां पर अभिसरण करती है, जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आईटीसीजेड कहलाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आईटीसीजेड। ऑप्शन बी इज डोल्ड्रम, है ना? और ऑप्शन डी इज विश्वतीय निम्न दाब पेटी। एंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए आईटीसीजेड, ऑप्शन बी डोल्ड्रम, ऑप्शन सी हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश, एंड लास्ट ऑप्शन इज विश्वतीय निम्न दाब पेटी। क्या होगा? आईटीसीजेड, डोल्ड्रम, विश्वतीय निम्न दाब पेटी और अश्व अक्षांश, क्या होगा? बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, व्यापारिक हवाएं जान रहे हो ना सुरभि? व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड कहां पर आकर अभिसरण करती है? अभिसरण मतलब कन्वर्ज हो रही है। अभिसरण आईटीसीजेड में, इसीलिए तो उसका नाम दिया गया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बोल दो। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये साइक्लोन? क्या है ये चक्रवात? है ना? चक्रवात क्या है?
ITCZ आंसर होगा राजेश एंड सुरभि, ITCZ। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। व्हाट इज साइक्लोन, क्या है चक्रवात? व्हाट इज साइक्लोन? कहता है कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में चक्रवात को इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी मतलब लगभग क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में क्या है कि निम्न बैरोमीटर दबाव वाले क्षेत्र में, है ना, बैरोमीट्रीय दबाव वाले क्षेत्र में, किसमें? जहां पे निम्न दाब वाले क्षेत्र के अंदर में जो घूमने वाली पवन है, लो प्रेशर्स के अंदर में जो घूमने वाली पवन है, जो उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त गति करती है। कैसा? वामवर्त, मैं बता दूंगी वामवर्त है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त परिसंचरण करती है। बोलता है एक ऐसा विंड सिस्टम, एक ऐसी वायु प्रणाली जिसके बीच में लो प्रेशर होता है। क्या होता है बीच में? लो प्रेशर होता है ना। सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और वो क्या करती है? रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? कहता है कि अगर वो उत्तरी गोलार्ध है ना, अगर वो उत्तरी गोलार्ध है तो वो घूमेगी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे चलती है। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध है तो घड़ी के दिशा में चलेगी, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगी। क्यों चलेगी? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, है ना, हमारे आज के पास जो रोटेशनल फोर्स है ना, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, उसकी वजह पर। तो कहता है कि सिस्टम ऑफ विंड रोटेटिंग इनवर्ड टू एन एरिया एंड फ्लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर्स होते हैं विथ एन एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहला याद रखो कि सेंटर में होगा लो प्रेशर्स, और उस लो प्रेशर्स में जो है बहुत सारी हवाएं आएंगी, वहां से जाएंगी नहीं। लो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, निम्न दाब जब बनेगा तो वहां पर चारों तरफ से हवाएं आएंगी। भाई जब हवाएं आएंगी तो वो हवाएं क्या करेगी? क्योंकि हमारे पास कोरियोलिस फोर्स है, तो वो मान लो कि हवाएं इधर से आ रही है ना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, हवाएं इधर से आ रही है, और हमने बोला है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह कर वो राइट टुवर्ड मूव करेगी, तो राइट की तरफ मुड़ गई। इधर से आई तो फिर वो राइट की तरफ मुड़ गई। ऐसे करते करते ये एक सर्कल बना लेती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की विपरीत दिशा में। और इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या होगा? हवा इधर से जा रही थी, लेफ्ट टुवर्ड रिफ्लेक्ट हुई, किधर? लेफ्ट टुवर्ड्स, ठीक है। ये तो राइट हो गया, इधर हो गया लेफ्ट, ये नहीं होगा। उसके बाद फिर इधर से कोई हवा आई थी, वो भी अपने लेफ्ट टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट हुई। तो ये क्या हुआ? घूमते घूमते उसने एक प्रकार का सर्कल बना लिया, जिसको जहाँ पे लो प्रेशर्स के चारों ओर वो घूमने लगी, और वो ऐसे घूमने लगी, मान लो कि वो क्या है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि घड़ी की दिशा में घूम रही हो, घड़ी की सही दिशा में घूम रही हो, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। अब है कि चक्रवात समुद्र से वायुमंडल में ऊर्जा के अत्यधिक स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई चक्रवात? बोलता है कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये ऊर्जा के अत्यधिक स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऊर्जा का बहुत ज्यादा ह्रास होता है ना, ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरफ, तब बनते हैं। कहता है कि जो भी स्टडी सजेस्ट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि हर साल 70 से 90 जो है साइक्लोन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड होते हैं। 70 से 90 साइक्लोन हर साल बनते हैं। अब है कि कोरियोलिस बल के कारण सतही हवाएं निम्न दाब प्रणाली की ओर सर्पिल होती है। हमको पता है कि कहाँ जाती है हवाएं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और
बोला जाता है कि इक्वेटोरियल रीजन जो भूमध्य रेखा है वहां पर कोरियोलिस फोर्स 0 है। कितना है? 0 है। यहाँ पे फोर्स बिल्कुल नहीं होता इक्वेटर के सामने, इसीलिए यहाँ पर जो है कोई साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते हैं, नहीं बनते, क्योंकि ये बिल्कुल शांत एरिया है। मैंने बताया था ना आपको, जो शांत एरिया है उसको ही डोलड्रम बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं, 0 से लेके 5 डिग्री तक। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन हो कि क्या 0 से डिग्री तक साइक्लोन्स फॉर्म होते, नहीं होते। 0 से लेके 5 डिग्री तक किसी भी प्रकार का साइक्लोन्स नहीं बनता है, साइक्लोन्स वहां पे फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका कि कोरियोलिस बल के कारण जो क्या होता है कि हवाएं जो है साइक्लोन्स जो है वो घूमती है किस तरफ? याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ओके, चलिए आ जाइए। इतना याद रखो कि साइक्लोन्स क्या होता है? सेंटर पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। सेंटर पे लो प्रेशर होगा और उसका डायरेक्शन याद रखो, बाकी आगे बताती हूँ। साइक्लोन फॉर्म्स कैसे होते हैं? हाउ आर साइक्लोन फॉर्म्ड? बनते कैसे हैं? साइक्लोन की संरचना कैसी होती है? बोलता है कि चक्रवात जो है कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र में बनते हैं, जहां पर लो प्रेशर सिस्टम होगा वहां पे बनेंगे। किसी विशेष क्षेत्र पर चक्रवात को प्रभाव की गंभीरता उस क्षेत्र की स्थलाकृति और चक्रवात की तीव्रता की आवृत्ति पर निर्भर करती है। कहता है कि साइक्लोन्स इम्पैक्ट ऑन द पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स ऑन द एरियाज टोपोग्राफी। वहां के स्थलाकृति कैसी है वहां पे डिपेंड करेगा कि वहां पर साइक्लोन कैसे फॉर्म होंगे, या उनकी कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितना भारी पड़ेगा वो साइक्लोन, है ना। बोलता है कि 6 की फैक्टर है ना। चक्रवात को निर्माण में 6 प्रमुख कार्य योगदान करते हैं। भाई कौन कौन से कारक है? बोलता है कि समुद्री सतह का गर्म तापमान होना चाहिए। समुद्र की जो सतह है उसका तापमान क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। वायुमंडल में अस्थिरता होनी चाहिए, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, अनस्टेबिलिटी, है ना। एक तो होगा स्टेबिलिटी होना चाहिए, नहीं अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, अस्थिरता। कोरियोलिस बल का प्रभाव होना चाहिए जो कम दबाव का क्षेत्र बनाने में मदद करता है। हमको पता है कि जो अस्वक्षांश होते हैं, जो मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं, वहां पर भी क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है ना। इसीलिए वहां पे लो प्रेशर्स बनते हैं। तो बोलता है कि कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, उससे क्या होता है? कम दबाव वाले क्षेत्र बनने में मदद करता है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है। और क्षोभ मंडल के निचले से मध्य स्तर में उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। नीचे से लेकर के ऊपर तक, मिडिल वाले एरिया तक क्या होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। उसके पास उतना साइक्लोन फॉर्म होने के लिए उतनी ह्यूमिडिटी, उतनी नमी चाहिए, है ना। इवेपोरेशंस होने चाहिए, है ना, ताकि आर्द्रता बढ़ जाए। और पहले से मौजूद निम्न स्तर क्षेत्र में गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस इन द प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल एरिया। जितने भी लो लेवल एरिया है उसमें क्या थोड़ी सी गड़बड़ या अनस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। ये क्या करती? कम लो वर्टिकल विंड शेयर्स, और वर्टिकली जो विंड है वो कम शेयर होना चाहिए, है ना। वर्टिकली कम शेयर होना चाहिए। ज्यादा हवाएं हॉरिजॉन्टली आनी चाहिए इधर उधर से लो प्रेशर्स पे। ये है आपके कुछ जनरल ये। अब है कि कौन से साइक्लोन्स को कहाँ पे क्या नाम दिया गया है? कैरिबियन सी जानते हो, वर्ल्ड मैप में देखे हो आप लोग कैरिबियन सी कहाँ पे है? तो कैरिबियन सी में हरिकेन नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है साउथ चाइना सी। चाइना सी कहाँ? चाइना के पास है। टाइफून से नाम के जानते हैं। इंडियन ओशन में इसको सिर्फ साइक्लोन ही बोलते हैं, इसका कोई अलग नाम नहीं। अब देखो कहीं पे हरिकेन हो, टाइफून हो, ट्रॉपिकल हो, साइक्लोन हो, और टाइफू हो, विली विली हो, बाग्यो हो, और टॉर्नाडोज हो, ये सारे जो है सारे साइक्लोन का ही नाम है, नॉमेनक्लेचर है। ये अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम दिया हुआ, लेकिन ये साइक्लोन का ही नाम है ना। तो जापान वाले लोग इसको टाइफू के नाम से जानते हैं, हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, फिलीपींस में बाग्यो बोलते हैं, यूएसए में टॉर्नेडो, सुने हो ना, टॉर्नेडो आ रहा है, वहां पे टॉर्नेडो आया हुआ है, बहुत भारी तूफान। और कैरिबियन सी में हरिकेन बोलते हैं, कैरिबियन सी में। Isn't it? चलिए अब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स।
What are the types of cyclones? बोलता cyclones are classified into four main types. फोर मेन टाइप्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा दो ही टाइप पे फोकस किया जाता है। ये जो दो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो दो है, ध्रुवीय चक्रवात और मेसोसाइक्लोन। बल्कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये दो चक्रवात जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, चक्रवातों को चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसके बाद है ध्रुवीय चक्रवात, उसके बाद है मेसो साइक्लोन्स, उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब सीधा आ जाते हैं हम लोग। अरे ये पिक्चर यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, दिस इज वेरी बैड। ओके, अच्छा शो करते हैं। एक सेकंड बेटा, है ना, नोट दिस दैट। चलो, चलिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है और इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोल रहे हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नाम से ही पता है कि वैसे चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बन रहे हैं उसको हम नाम देंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इजंट इट क्लियर है? उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र कहाँ पे है भाई, है ना, कहाँ से कहाँ तक है उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र? हमारा अर्थ जो है ना, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री जो है वहां तक उष्णकटिबंधीय, है ना, 23.5 डिग्री तक, इसको पूरा क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। ओके, तो इसी क्षेत्र में जितने भी साइक्लोन्स बनेंगे उसको हमने नाम दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है, ये मेजरली दो ही हम लोग चक्रवात अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो ध्रुवीय चक्रवात है बहुत कम वहां पे चक्रवात बनते हैं, वहां पे चक्रवात ज्यादा फॉर्म नहीं होते हैं। तो क्योंकि टेम्परेचर चाहिए होता है उसको फॉर्म होने के लिए, है ना, सतह का तापमान गर्म होना चाहिए, किसी भी रीजन से गर्माहट मिलनी चाहिए उसको, तो वहां पे बहुत कम फॉर्म होते हैं। तो उसको तो उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो बात यह है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसलिए नाम है क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन्स फॉर्म होंगे उसको हमने नाम दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब एक बात याद रखने वाली है कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच में कोई साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये डोल्ड्रम एरिया है और ये वाला पूरा काम एरिया है, काम जोन है, यहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे। अब ये क्या है, ये बोलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ वेदर फिनोमिना दैट इज एसेंशियली अ रैपिडली रोटेटिंग स्ट्रॉन्ग सिस्टम। क्या है? एक हवा का घूमना, रोटेटिंग सिस्टम, मौसमी घटना जो अनिवार्य रूप से एक तेजी से घूमने वाली तूफानी तंत्र है जिनमें निम्न दबाव केंद्र होता है। क्या होता है? बीच में लो प्रेशर सिस्टम होता है, तेज हवाएं और गरज के साथ आने वाली तूफान जैसी विशेषताएं होती है और जो भारी वर्षा उत्पन्न करती है। क्लियर है? एक ऐसा हवा का झोंका आएगा या एक ऐसी रोटेटिंग वायु चलेगी, और कोई ये छोटा मोटा एरिया नहीं होता है, करीब आपका 50 किलोमीटर से आपका 200 किलोमीटर तक, लगभग 200 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है एरिया को कवर करता है ना, 200 से लेकर के 800 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इतना बड़ा तूफान का डायमीटर होता है, 200 से लेकर के 800 तक होता है ना, याद रखना। तो कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं। अब उसमें बीच में जो कुछ एरिया होगा 20 से 30 किलोमीटर का, जो पूरा लो प्रेशर सिस्टम होगा, वहां पे पूरा लो प्रेशर होगा और सारी हवाएं यहाँ पे आएगी और आकर के कन्वर्ज होते 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 एक साइक्लोन को फॉर्म करेगी। और उसका शेप कैसा होगा, देखा है ना साइक्लोन कैसे होते हैं, नीचे से ऐसे छोटे होते होते ऐसे होते होते ऐसे ऐसे बड़े 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 होते जाते हैं। ये बीच में जो घिरनी जैसा, जैसे मान लो कि आपने एक बाल्टी पानी लिया हो और उसमें मान लो हाथ घुमा दिया ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हाथ घुमाने से कैसा बीच में एक गड्ढा टाइप का दिखता है, जिसमें एक ऐसे बवाल जैसा दिखता है, तो उस टाइप का आप बोल सकते हो कि उस तरह का एक सर्कुलेशन दिखता है आपको। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए सामान्य तौर पर उनके स्थान और ताकत के आधार पर अलग अलग शब्दों और नाम। बोलता है कि वहां पे भी मैंने देखा कि साइक्लोन्स का नाम अलग अलग क्यों है, तो बोलता है कि भाई उसकी ताकत के हिसाब से या
किस जगह से वो साइक्लोन जो है बिलोंग करता है, उसके हिसाब से वहाँ पर उसको नाम दिए जाते हैं। जैसे मान लो इंडिया में कई बार बहुत सारे तूफान आए हैं, जैसे बिपरजॉय आया है, तो बिपरजॉय का नाम किसने रखा था? बंगाल ने, बांग्लादेश ने रखा था उसका नाम, है ना? तो हर साल जो है नॉमेनकल्चर किया जाता है, नाम रखा जाता है। साइक्लोन ही नाम है, लेकिन साइक्लोन का भी एक आज ये देश रखेगा, इस बार इसके बाद उसकी बारी आएगी, उसके बाद जैसे फानी है, अम्फन है ना, ये सारे तूफान आए हैं, साइक्लोन्स आए हैं। तो साइक्लोन का जो नाम है उसकी ताकत के हिसाब से और उसके जो देश होते हैं आसपास के, जो उस साइक्लोन से अफेक्टेड होता है, वो लोग उस तूफान, उस साइक्लोन का नाम रखते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और साइक्लोन इन जनरल have different terms and names depending on their location and strength. डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। These include hurricanes in the North Atlantic Ocean. कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वहां पर हरिकेन बोलते हैं। एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन, और जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, रेफर्ड टू एज अ टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं, है ना? पूर्वी में पूर्वी ईस्ट का क्या होगा? ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ, ईस्टर्न नॉर्थन टाइफून बोलेंगे। इन द वेस्टर्न नॉर्थन पैसिफिक ओशन द नॉमेनकल्चर इन द साउथर्न पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन और सिमली साइक्लोन। जैसे भी मैंने आपको समझाया कि इंडियन ओशंस में साइक्लोन्स बोलते हैं, है ना, अटलांटिक ओशंस में हरिकेन बोलते हैं, पैसिफिक ओशंस में टाइफून बोलते हैं, टाइफू बोलते हैं। तो ये अलग अलग साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। ये मैं सब सारी बातें करी आपको अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। चलिए, अब है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, मान लो कि ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये मान लो आप कम से कम कितना इसका डायमीटर होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक 800 तक है ना, 800 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पूरा लो प्रेशर्स होते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे लो प्रेशर्स होता गया और सारी तरफ से यहाँ पे हवाएं आती गई। कहाँ आ रही है? ये देखो, ये सारी जो हवाएं हैं कहाँ आ रही है, क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर मूव करती है। अब यहाँ पे एक ऐसा लो प्रेशर क्रिएट हुआ कि यहाँ से हवाएं कहाँ जाने लगी? ऊपर जाने लगी। अब जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर्स और हीट लेकर ऊपर जा रही है। और हमने बात किया कि भाई जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाती है तो हमने बोला जो वायुमंडल का तापमान जो है वो गिरता है। और भाई कोई भी हवा कितनी ऊपर तक जाए, हमने पता है ट्रोपोपोज से तो ऊपर जाएगी नहीं, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं, ये हमारा ट्रोपोपोज, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। अब यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं कि अपने साथ जो इतना सारा मॉइस्चर लेकर जा रही है, तो यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होने लग रहे हैं। अब जो क्लाउड्स जब फॉर्म हो रहे हैं या बादल जब बन रहे हैं, तो संघनन की जो प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया जो अपने साथ जो वाटर वेपर जो हीट लेके गई थी, वो जो वाटर वेपर थी, जल वाष्प था, ऊपर जाने के बाद क्या बन जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर गिर गया। जब वो अपना रूप परिवर्तन किया, वाटर वेपर ने दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स बनने स्टार्ट हुए, तो वो ड्रॉपलेट्स में क्या हुआ, उसका जो हीट रिलीज हुआ, किसी भी फॉर्म में अगर वो गर्म से ठंडा हो रहा है तो वो अपना हीट रिलीज कर दिया, अपनी ऊष्मा को उसने छोड़ दिया, तो वो ऊष्मा कहाँ जाएगी? वो ऊष्मा आ जा रही है इधर। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे जो है कुछ हवाएं नीचे आती है ना, यहाँ पे, और ये पूरा खाली, यहाँ पे हवाएं जो है सबसाइड करती है, बैठती जाती है। और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक ऐसे एक खाली जगह है और यहाँ बिल्कुल शांत होता है, ये वाला एरिया पूरा खाली होता है, ये वाला एरिया ना कीप के जैसा दिख रहा है ना ऐसे करके, तो ये पूरा जो एरिया होता है पूरा खाली हो जाता है वो, और वहां बिल्कुल शांत रहता है, वहां पे कुछ हलचल नहीं होती है। बाकी सारे रीजन्स में क्या हो जाता है, एक सेकेंड, मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पे गंदगी फैला दी है समझाने के चक्कर में, ऑलरेडी तो सब कुछ बना ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है कि ये हवाएं फिर यहाँ से जा रही है और ये पूरे रीजन्स में जो है यहाँ पे पूरी भयंकर बारिश होगी, तूफान आएंगे, नीचे कुछ छोटे छोटे क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस क्लाउड्स इधर भी बनने लगेंगे, इधर भी बनने लगेंगे, और ये ऊपर तो और हेवी क्लाउड्स बनने लगेंगे ये सब एरिया में,
है ना, क्योंकि ये कहाँ जाएगी, ये मॉइस्ट होकर के यहाँ पे जा रही है। अब भाई यहाँ से फिर उसको नीचे उतरने की जगह चाहिए, फिर वो सबसाइड होकर इधर भी नीचे आ रही है, फिर वापस इधर आ रही है, और ये साइक्लोन जो है फॉर्म होकर के इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद धीरे धीरे ये खुद भी घूमता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते जब किसी ये सरफेस यानी जमीनी वाले एरिया में आ जाता है, जहां पर उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, लैंड वाले सरफेस पे आ जाता है, तो वहां पे जाने के बाद धीरे धीरे ये वीक होता जाता है, वीक होता जाता है, और धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। तो बीच में इसको जो साइक्लोन का जो ये है, इसको बोलते हैं साइक्लोन की आंख। क्या बोलते हैं? साइक्लोन की आंख। यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग कूल एयर, सबसाइडिंग वार्म एयर। जो ठंडी हवा है वो नीचे आ रही है, और सबसाइड गर्म एयर जो है वो ऊपर जा रही है। और जो ये वाला है इसको बोलते हैं आई बॉल, एक बॉल क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं आई बॉल। हिंदी में इसको बोलेंगे आंख की दीवार। बीच वाला जो है वो आंख हो गया, ये आंख की दीवार हो गई जो पतली वाली है। इसके बाद है सर्पिल वर्षा पट्टी, इसको बोलते हैं वर्षा पट्टी। यहाँ पे जो दिया है सर्पिल वर्षा पट्टी, जो क्लाउड्स है ना, यहाँ पे ये वर्षा वाली पट्टी है, भारी वर्षा हो गई। और लास्ट है वलयाकार क्षेत्र, पूरा ऊपर वाला जो है। ठीक है, डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए, मैंने जो बात की, ठीक है, क्या क्या बात की कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम कहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, आइए देख लीजिए। ये है हमारा वर्ल्ड मैप, और ये है हमारा पूरा अटलांटिक ओशन। यहाँ से इक्वेटर है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, है ना। अटलांटिक ओशन का नदर्न पार्ट है, अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट है, मतलब उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, ये है हमारा पूरा इंडियन ओशन, isn't it? ये हमारा इंडियन ओशन है। एंड देयर इज द टाइफून जहाँ पे लिखा है, और ये जो रीजन है ये आपका पूरा आपका क्या है, ये वाला पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। तो साइक्लोन कहाँ पे इसको नाम दिया गया है? इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन फॉर्म होंगे उसको हमने साइक्लोन बोला है। देखो, इसको भी साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ पे अरेबियन सी के पास आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो गया साइक्लोन। उसके बाद है पैसिफिक ओशंस में हरिकेन कहाँ पे बोलेंगे? बोलता जो अटलांटिक ओशंस में जो आएगा उसको हरिकेन बोलेंगे। और टाइफून यहाँ पे चाइना है ना, चाइना और जापान है। जापान में इसको टाइफू बोलते हैं, यहाँ पे चाइना है, इसको यहाँ पे टाइफून बोलते हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में इसको नाम दिया गया है, ये वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे ये भी पैसिफिक ओशन का ही रीजन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको विली विली बोला गया है। क्या बोला गया है? विली विली। तो कई बार इससे रिलेटेड जो है मैचिंग्स आते हैं, मैच कीजिए आंसर को। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम दिया गया है विली विली, टाइफून्स। अब मान लो कहीं पे लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ विली विलीज बताइए, तो जो फॉर्मेशन साइक्लोन का जो जैसे फॉर्म हो रहा है कि आपका बीच में लो प्रेशर्स होने चाहिए, रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो टाइफून पूछे, हरिकेन पूछे, साइक्लोन पूछे, आपको यही जानना है कि भाई ये साइक्लोन का ही एक नाम है। और ये जो विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, टाइफून चाइना में बोला जाता है। टाइफू, TAIFU, टाइफू, टाइफू कहाँ बोला जाता है? तो टाइफू बोला जाता है जापान में। एंड हरिकेन कहाँ बोला जाता है? इन द अटलांटिक ओशन में बोला जाता है। ठीक है, और साइक्लोन इंडियन ओशन में बोला जाता है। कम टू द पॉइंट्स। क्या फैक्टर्स है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बनते हैं, उसके क्या कारण है, कैसे बनते हैं चक्रवात? तो सबसे प्रभावशाली कारक है, क्या कारक है? कहता है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों से आने वाली गर्म, उष्णकटिबंधीय महासागर, आपने देखा ना कि यहाँ पे जितने भी साइक्लोन्स है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, सबसे बड़ी बात नोट रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म होते हैं ओशनिक सरफेस पे, लैंड पे फॉर्म नहीं होंगे, है ना, आपका ओशंस में फॉर्म होंगे, इजंट इट? ओशंस में ही फॉर्म होंगे। और ये वही 23.5 डिग्री वाला जो रीजन है वहीं पे ही फॉर्म होंगे, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि भाई क्या होना चाहिए कि महासागरों से आने वाली गर्म नम हवा का एक स्रोत
जिसका समुद्री सतह का तापमान सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। कितना तापमान होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। समुद्र की सतह के निकट विभिन्न दिशाओं से चलने वाली हवाएं एक दूसरे से मिलती है। क्या करती है? एक दूसरे से मिलती है, जिससे अभिसरण होता है, जिससे हवा क्या होती है? ऊपर उठती है और तूफानी बादल बनाते हैं, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि समुद्री सतह के निकट जो है विभिन्न हवाएं जो है एक साथ मिलती है और हवा ऊपर उठती है और तूफानी बादल बनाती है। भयंकर इवेपोरेशन होता है, भयंकर कंडेंसेशन होता है और बार-बार लो प्रेशर के सामने हवाएं सबसाइड होते अभिसरण होते ऊपर उठते एक सर्कुलेशन फॉर्म करता है वी टाइप का, है ना। पूछता है कभी-कभी वी, ऊपर से ऐसे पतला होता है, धीरे-धीरे ऊपर का एरिया ऐसे बड़ा होता जाता है। ठीक है। हवाएं जो ऊंचाई के साथ बहुत ज्यादा नहीं बदलती, उन्हें कम हवा विंड विच डू नॉट वेरी ग्रेटली विथ हाइट, वेरी नहीं करता है बहुत ज्यादा हाइट के साथ, बट नो एज अ लो विंड शेयर, दिस अलाउज टू स्टॉर्म क्लाउड्स टू राइज वर्टिकली टू हाई लेवल्स, और ये तूफानी बादलों को ऊर्ध्वाधर रूप से उच्च स्तरों तक बढ़ने में अनुमति देता है। मतलब जो है कि हवाएं जो है वो वर्टिकली बहुत ज्यादा क्या होती है कि चेंज नहीं होती है, तो वो बादलों को आराम से ऊपर तक बनने में मदद करता है ना, आराम से काम करने देता है। कहाँ चला गया भाई? यस। और कहता है कि भूमध्य रेखा से पर्याप्त दूरी जो घूर्णन या घुमाव प्रदान करती है ना, क्योंकि भूमध्य रेखा पे तो भाई कोरियोलिस फोर्स 0 है, तो यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो वो दूरी जो है आपको क्या करती है, वो आपको सफिशिएंट डिस्टेंस होता है, जिसके वजह कर वो ट्विस्ट और स्पिन हो पाता है, घूम पाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह कर, क्योंकि अगर 0 डिग्री पे होगी तो वो घूमेगी नहीं, फिर वो स्ट्रांग नहीं बनेगी, हवाएं ऊपर नहीं जाएंगी। चलिए, उसके बाद आते पोलर साइक्लोन, थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है क्या, शीतोष्ण चक्रवात, है ना। क्या है ये? ध्रुवीय चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक तूफान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आर्कटिक, है ना। आर्कटिक रीजन कहाँ पे है भाई? ध्रुवों में 66.5 डिग्री के ऊपर है ना। आर्कटिक तूफान के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा उनके ऊर्जा स्रोत के कारण होता है ना। क्या होता है? ड्यू टू द एनर्जी सोर्स। कहता है कि गर्म पानी से हवा में स्थानांतरण होती है और अव्यक्त गर्मी बादल संघनन के रूप में जारी होती है। अच्छा, ये मैंने ट्रांसलेट किया इसलिए हिंदी इसका सही नहीं है। दिस इज ड्यू टू द एनर्जी सोर्स, द हीटेड इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू एयर। एनर्जी की वजह कर हीट जो है वाटर से एयर में फॉर्म होता है, एंड द लेटेंट हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंडेंसेशन। जो मैंने बताया कि जो लेटेंट हीट होती है, जो किसी भी फॉर्म जब चेंज करता है तो जो गर्मी छोड़ती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे जब गैस वाटर वेपर्स जो है, जब दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स बनती है तो अपनी गर्मी छोड़ देती है, उसी से ही क्लाउड्स कंडेंसेशन होते हैं। दिस फोरकास्ट ऑफ द पोलर साइक्लोन इज डिफिकल्ट एज द टेक लेस देन 24 आवर्स, बहुत कम समय में बनते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड क्विकली, बहुत अचानक से बन जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड ओवर द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका सीज, है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिका में ये फॉर्म बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत वीक होते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, और ये लगभग आर्कटिक और अंटार्कटिका में ही कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं जब टेम्परेचर्स में, तब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मेसोसाइक्लोन क्या है? अच्छा, ये मैंने उसको कर दिया। द मेसोसाइक्लोन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थंडरस्टॉर्म। मेसोसाइक्लोन बोलता है कि एक बहुत बड़ा तड़ित झंझा या तूफान है। ठीक है, क्या है ये? द मेसोसाइक्लोन इज फाउंड कहाँ? विद इन द कन्वेक्टिव स्टॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वर्टेक्स ऑफ एयर, कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स। उसके बाद दे राइजेस एंड रोटेट्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. The direction of this air and the low pressure system are the same in the given hemisphere. The mesocyclone is accompanied by the rotating air within the thunderstorm. अच्छा, मेसोसाइक्लोन का जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, ये मैंने हिंदी में कुछ और डाल दिया है, तो मैं इसको ठीक करके आपको भेजूंगी। ठीक है, चलो, मेसोसाइक्लोन्स को भी उतना ही करने की जरूरत है, फिर भी मैं उसको ठीक करके आपको जब मैं इसका नोट्स बनाऊंगी तो उसमें सही से ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसमें
मैंने कुछ और डाल दिया है। ये ध्रुवीय जो नेक्स्ट ये वाला था उसी को ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देयर आर सम मिस्टेक, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं इसको फिर से बताऊंगी आपको। मेसोसाइक्लोन एक बार मुझे याद दिला देना मैम, मेसोसाइक्लोन आपने नहीं बताया है। ये मुझे छोटा सा पार्टी कहीं से मिल पाया था, बुक में भी नहीं दिया गया था ये, फिर भी मैंने ऐड किया हुआ था। चलिए अब आया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया। अब ये आ गया आपका टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये ज्यादा जरूरी है पढ़ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एंड शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इजंट इट? ओके, तो कम टू द पॉइंट। कहता है कि शीतोष्ण चक्रवात एक प्रकार का तूफान है जो मध्य अक्षांशों में बनता है। मैंने बता दिया कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ पे बनेगा, 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री वाले रीजन में। अब जो 23.5 डिग्री से लेके जो 66 डिग्री वाले रीजन में बनेंगे तूफान, उसको नाम दिया जाएगा आपका क्या, शीतोष्ण चक्रवात। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स भी दिया रहता है कहीं कहीं नाम, और कहीं कहीं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इसको बोलते हैं। ट्रॉपिकल जो बीच वाला जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल उसके ऊपर वाला जो शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में फॉर्म हो रहे हैं उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है ये, कहता है कि शीतोष्ण चक्रवात भी एक प्रकार का तूफान है जो मध्य अक्षांशों में बनता है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही अंतर है। भाई क्या अंतर है? ये तूफान आमतौर पर अक्टूबर और अप्रैल के बीच विकसित होता है। कब? अक्टूबर से अप्रैल के बीच में बनते हैं। जो अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का है देखना, या जापान जैसे स्थान से शुरू होते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी बन सकते हैं, ठीक है। मैंने जब बात की ट्रॉपिकल साइक्लोन की, मैंने बोला कि ये ओशंस पर ही फॉर्म होंगे। कहाँ पे? सी सरफेस पे, है ना, समुद्रों पर बनेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ये बात नहीं है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, एयर मास, है ना, कुछ कॉन्टिनेंटल एयर मास थे और कुछ मैरीटाइम एयर मास थे, यानी कि महाद्वीपीय वायु राशियां थी और कुछ थी महासागरीय वायु राशियां। तो इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ओशंस पे भी बनते हैं। किस रीजन में? 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के रीजन में, या देखो 30 से 60 डिग्री बोलता है कि 30 से 60 डिग्री के बीच में ज्यादातर बनते हैं। तो इस रीजन में बनेंगे, और ये क्या कॉन्टिनेंट पे भी बन सकते हैं, ओशंस पे भी बन सकते हैं, दोनों ही रीजन पे बनेंगे, है ना। तो इसका रीजन क्या है बनेगा, उस पर मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रही है, बीच में लो प्रेशर से और बहुत तरफ से हवाएं आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह कर हवाओं का जो कन्वर्ज हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, उससे जो है वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन रहे थे, है ना, हीट की वजह कर। मेन बात है कि हीट की वजह कर। इसमें क्या है, कहता है कि अ टेम्परेट साइक्लोन इज अ टाइप ऑफ स्टॉर्म दैट फॉर्म्स इन मिड लैटिट्यूड। कहाँ पे? मध्य अक्षांशों पे। इट इज सिमिलर टू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन बट हैज सम डिफरेंसेस। कौन सी डिफरेंसेस है भाई? This storm usually develop between October and April, starting in place like the Gulf of Alaska, Japan, and they can also form in southern hemisphere. और दक्षिणी गोलार्ध पे भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर अलास्का और जापान के बारे में इन्होंने बात की। टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट लो प्रेशर एरिया अंडर आर मोस्ट कॉमन बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। कहाँ पे? कह रहा है कि कम दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच सबसे ज्यादा बनते हैं। They can happen any time year but are more frequent in fall in winter। बोलता है कि वैसे तो ये कभी भी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ठंड के मौसम में। मैंने पहले ही बोला कि उत्तरी गोलार्ध में किस वक्त बनेंगे, विंटर के टाइम पे, है ना, क्योंकि विंटर में अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में विकसित होते हैं, ये लिखा है। और इन चक्रवातों के अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो मैंने बोला, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के बाहर बनते हैं। उष्ण कटिबंध वाले जो क्षेत्र हैं उसके बाहर ये फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इसके फॉर्मेशंस के क्या स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, ओके। कहता है कि बार्कनेज ने जो है सबसे पहले जो है उन्होंने बताया था, द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज एक्सप्लेन्ड बाय द
पोलर फ्रंट थ्योरी, देखो पोलर फ्रंट थ्योरी है ना, ये याद रखना। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया था? बार्कनीज ने दिया था। एंड बार्कनीज ने ही ये बात सबसे पहले कही थी टेम्परेट साइक्लोन की, विच वॉज प्रोपाउंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो शीतोष्ण चक्रवात के गठन को बार्कनीज के ध्रुवीय मोर्चा, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है ना, द्वारा समझा गया है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रतिपादित किया गया था। क्या कहा? कहता है कि ये कुछ स्टेजेस में बनते हैं। उनका स्टेजेस क्या है? फर्स्ट स्टेज में कहता है फ्रंटोजेनेसिस, याद है मैंने कल पढ़ाया था, फ्रंट्स की जो बनने की प्रक्रिया है वो फ्रंटोजेनेसिस कहलाती है। किस तरह से फ्रंट्स बनते हैं? दो एयर मासेस जो है आकर के दो डिफरेंट दो अलग अलग गुण वाले जब वायु राशि आपस में आकर मिलती हैं और भिड़ती हैं तो एक ढलवा सतह का निर्माण करती है, और वहीं पे जो है फ्रंटोजेनेसिस, उसी प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस का नाम दिया गया है। तो स्टेज 1 में यह कहा गया कि उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट के साथ, है ना, उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट कहाँ पे है? सब पोलर 60 डिग्री में जो बेल्ट है वहां के साथ दो राशियां एकत्रित होती है। दो राशियां एक साथ आके वहां पे मिल रही है 60 डिग्री बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। और इस वाले लो प्रेशर में जो हमारा सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल में क्या था? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी था, है ना, उपोष्ण पहले उच्च वायुदाब पेटी था, वहां से हाई प्रेशर से हवाएं आ रही है, और प्लस आपका ध्रुवीय जो है जो ध्रुव पे जो पोल पे जो हाई प्रेशर बेल्ट था वहां से एक हवा आ रही है, और ये दोनों हवाएं कहाँ से आ रही है? यहाँ पे आई, और एक हवाएं यहाँ से आई। अब बताइए दोनों हवाओं के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पोलर रीजन की ये ट्रॉपिकल रीजन वाली हवाएं हैं, है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन वाली हवाएं हैं, और ये आपका पोलर रीजन वाली ठंडी हवाएं हैं। तो ये हवाएं जो दक्षिण की ओर बढ़ती है और गर्म हवा का द्रव्यमान उत्तर की ओर बढ़ता है, ये उत्तर की ओर बढ़ रही है, ये दक्षिण की ओर बढ़ती है, और एक सीमा बनाती है जहां हवाएं समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में चलती है ना। क्या होती? दोनों आपस में आती है और पैरेलली फ्रॉम अ बाउंड्री विंड्स ब्लो पैरेलल बट इन नॉट अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलली में चलती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने चलती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में ये हो गया कि आमने सामने आ रही है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए सेकंड स्टेज में, विभिन्न वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में धकेलने लगती है। मैंने जैसे फ्रंट का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि वाताग्र कैसे बनते हैं, तो सेकंड में साइक्लोनोजेनेसिस, वो तो फ्रंटोजेनेसिस वहां पे फ्रंट बन गया, अब आ गया साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। कैसे? कि जो दोनों वायु राशियां थी वो एक दूसरे को क्षेत्रों में धकेलने लगती है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ती है, धक्का देती है। उसके बाद मैंने बताया था कौन विनर होगा, कोल्ड एयर मास विनर होगा, या जो है फिर, अच्छा मेरा ये बंदा गिर गया है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा कि धक्का देने लगती है, गर्म हवा ठंडी हवा द्वारा रखे गए स्थान से चली जाती है। सॉरी, द वार्म एयर मूव्स इनटू द स्पेस हेल्ड बाय द कूल एयर। जैसे मैंने फ्रंट में बताया था कि वार्म एयर हमेशा ऊपर होगी और वो मूव इनटू स्पेस बाय कोल्ड एयर, एंड द कोल्ड एयर मूव्स इनटू द वार्म एयर, है ना। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को पुश करेगी और जो विनर होगा, ये मैंने फ्रंट में बताया था। दिस इज हाउ वेव फॉर्मेशन बिगिन, सेटिंग अप स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक परिसंचरण जो है, एक घूर्णन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इस कंडीशन में, और जब वो घूमती है तो फिर उसी प्रकार से वहां पे क्या हो जाता है कि आपका बहुत सारा जो है दोनों टेम्परेचर्स की हवाएं आपस में आके मिलती है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है और वहां पे साइक्लोन जो है वो फॉर्म होता है। फिर आ जाओ मैच्योर स्टेज में कि परिसंचरण शुरू होने के बाद तूफान और लहरें बनना शुरू कर देता है। तूफान शुरू हो जाता है, गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है। इसको ठीक कर दो तो बेटा, इसको ठीक रखोगे तुम, छोड़ दो, मत जाओ बाहर जाओ। उसके बाद गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है, और ठंडी हवा जो है, जो ठंडी हवा थी
जो ठंडी वायुमास के साथ भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है और इससे चक्रवात का परिपक्व अवस्था के रूप में जाना जाता है। और वो धीरे धीरे किधर बढ़ने लगती है, इक्वेटर की ओर बढ़ने लगती है, भूमध्य रेखा की ओर वो साइक्लोन जो है, और ये उसका मेच्योर स्टेट आ जाता है। फोर्थ स्टेज में कहता है कि द कोल्ड फ्रंट है वो फास्टर मूव करती है वार्म फ्रंट एंड पुशेस इनटू द वार्म एरिया। कोल्ड फ्रंट जो है मूव करती है और वो वार्म फ्रंट की तरफ उसको मूव करती है। दिस मेक द वार्म एरिया स्मॉलर एंड द कोल्ड फ्रंट इवेंचुअली ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट। धकेलती है, इससे गर्म क्षेत्र जो है वो छोटा हो जाता है और ठंडा मोर्चा जो यहाँ पे मोर्चा लिखा आ रहा है, ट्रांसलेशन जो यूज किया है ना मोर्चा, यहाँ पे एयर मास होगा। जो ठंडी जो वायु राशि है गर्म वायु राशि से आगे निकल जाती है और दो वायु राशियों के सामने की ओर एक साथ मिल जाती है और जो उसका अग्र वाला भाग होता है, जो मैंने बताया था अग्र भाग, वो गायब हो जाते हैं और अंत में चक्रवात जो है खत्म हो जाता है। अधिविष्ट ऑक्यूलेटेड चरण किस तरह से फॉर्म हुआ? बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या हो रहा था कि हवाएं जो है आपस में कन्वर्ज हो रही थी, है ना। अभिसरण वाला क्षेत्र था और वहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो रहा था और उससे जो है बहुत सारा उससे जो है साइक्लोन फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है जब दो वायु राशि आपस में भिड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाले, तब क्या होता है, तब एक बहुत वो बड़ा एरिया होता है, कोई छोटा एरिया तो होता नहीं, बहुत बड़ा एयर मास, एयर का जो पार्सल होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है ना, ट्रॉपिकल से पूरा रीजन की ओर में। तो उस कंडीशन में जो है वहां पर क्या होता है, एक साइक्लोन फॉर्म होता है, तो वो हो जाता है। तो दोनों का प्रोसेस बस यही अलग है ना, कि ये हवाओं के कन्वर्जिंग की वजह कर हो रहा है, विसरण की वजह कर हो रहा है, यहाँ पे एयर मासेस के भिड़ने की वजह कर हो रहा है। तो ये दो फॉर्मेशंस है। अब क्या है इसका मूवमेंट? शीतोष्ण चक्रवात आमतौर पर उष्ण चक्रवातों की तुलना से कम संगठित होते हैं। वो महाद्वीपों में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं। कोई भी महाद्वीप में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वो कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं। इसका डायरेक्शन सेम है साइक्लोन्स का, जैसे मैंने बताया, है ना। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नदर हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में इसका जो मूवमेंट है, किस तरह से ये गोल घूमेंगी वही है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। हालांकि ये चक्रवात वर्ष के किसी भी समय बन सकते हैं और ये सितंबर और मई के बीच में, अक्टूबर से लेकर के जो वहां पे लिखा था अप्रैल, तो यहाँ पे सितंबर से मई के बीच में सबसे आम है। कई बार ऑप्शंस चेंज होते हैं। इससे रिलेटेड दो सिद्धांत आए हैं। वो सिद्धांत आपको याद रखना है कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन कौन से सिद्धांत है? सबसे पहला जो है पीटर जॉय ने बताया कि चक्रवातों की उत्पत्ति दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियों से मिलने से होती है। कौन सी चक्रवात की उत्पत्ति? शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलने से। और शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के दो सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। जो पहला है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, और दूसरा है आपका चक्रवात उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत, है ना। मैं दोनों एक बार बता देती हूँ आपको क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्वे के वर्जन स्कूल में 1922 में बार्कनीज ने किया था। तो बोलेगा ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बार्कनीज ने किया, है ना। और सबसे पहले ये किसने बताया कि शीतोष्ण चक्रवात जो है दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलने से बनती है? ये पीटर जॉय ने बताया, ठीक है, पीटर जॉय ने बताया। तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जो है प्रतिपादन फर्स्ट टाइम किसने किया? बार्कनीज ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि शीतोष्ण चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो ध्रुवीय वाताग्रों पर होती है। इस पर होती है, ध्रुवीय वाताग्रों पर होती है। और इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्र जो पोलार फ्रंट है पर उत्पन्न अस्थिर तरंगों से होती है। किससे? अनस्टेबल जो वेव्स होते हैं, तरंग होती है, उससे होती है। पछुआ हवाओं की पेटी में, पछुआ ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज मैंने बताई थी, पूर्व पश्चिम, तो ये हो गया वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज हवाओं की जो पट्टी में जो ध्रुवीय तथा उष्णकटिबंधीय वायु राशियां आकर एक दूसरे से संपर्क में आती है, तो
तो इन विपरीत भौतिक स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इनके बीच जो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो है एयर मासेस मिल रही हैं, तो उससे एक असात्व पृष्ठ का निर्माण होता है, एक पृष्ठ का निर्माण होता है, अग्र का निर्माण होता है, जिसे वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र पर अस्थाई तरंग के उत्पन्न एवं विकसित होने से चक्रवातों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ये जो अग्रभाग होता है यहीं पर ही बहुत सारा इवेपोरेशन होते हैं और कंडेंसेशन होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, साइक्लोन फॉर्म होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इन चक्रवातों के लिए अपेक्षित ऊर्जा एनर्जी जो है दोनों वायु राशियों के तापमान तथा घनत्व में अंतर से प्राप्त होता है। दोनों वायु राशियों में जो डिफरेंसेस मिलता है टेम्परेचर में, डेंसिटी में, उसके वजह कर एक एनर्जी फॉर्म होती है, जिसके वजह कर इस वाले जो है साइक्लोन्स का क्या होता है, बनते हैं, ये वाले साइक्लोन बनते हैं। अब है चक्रवात उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत। ये किसने दिया? कहता है कि ये चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित मॉडर्न सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार वाताग्र एक दिव्य आयामी संरचना ना होकर, कह रहा है कि ये दिव्य, अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, हमने ये बोला है कि सिर्फ जो साइक्लोन्स है वो टू साइडेड है, टू फ्रंटल जो है बॉडीज आकर के फ्रंट्स जो है वो आकर मिल रहे तो हो रही, लेकिन मॉडर्न सिद्धांत में कहा गया कि ये त्रिआयामी रचना होती है। बोलता है ये त्रिआयामी रचना होती है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि दो चीजें, इस पर कुछ ऊपर भी है जिसके वजह कर ये बन रहे हैं। तो त्रिआयामी है जिसको जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम एक तरह की ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है, जो कि आपको मिड लैटिट्यूड्स में ही बनते हैं ये जेट स्ट्रीम्स। तो उसके वजह कर बोला गया है कि जो जेट स्ट्रीम्स फॉर्म होते हैं मिड लैटिट्यूड्स में, और वो बहुत ही खतरनाक और बहुत तेज चलने वाले स्ट्रीम्स होते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, तो उसकी वजह कर जो है ये बनते हैं। तो कह रहा है कि अभी जो मॉडर्न जो सिद्धांत आया है उसमें ये बोला जा रहा है कि नहीं, त्रिआयामी है और उसमें जेट स्ट्रीम का भी रोल होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति केवल दो विभिन्न गुण वाले वायु राशियों का अभिसरण ही नहीं, बल्कि एक गतिक मतलब जो चल रही है ऊपर में, एक वायुमंडलीय लक्षण है, जिससे वायुमंडल की उच्च स्तरीय पवन जो है संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है? ओके। तो कह रहा है कि इसमें नया कॉन्सेप्ट में ही आया है कि ये त्रिआयामी है भाई, दो नहीं है कि बस दो फ्रंट जो है वो आपस में आके भिड़ गए और ये आपका साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं। ये त्रिआयामी है क्योंकि जो वायुमंडल के ऊपरी भाग होते हैं वहां पर कुछ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं और उसके वजह कर ये फॉर्म होता है। अब एक और है कि पश्चिमी विक्षोभ, है ना, ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके वजह कर भारत में ठंड के टाइम में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, ये याद रखना। तो कहते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो भारत में एक सामान्य मौसम घटना है, भारत में होता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर, जानते हो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, मैप में देखना कहाँ पे है, मैंने मैप ऐड नहीं किया इसमें वरना दिखा देती। तो भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली, मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होने वाली एक अतिरिक्त, है ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अभी जिसकी मैंने बात की, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका नाम दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ, जो अफेक्ट करती है भारत को जब ठंड के मौसम में भारत में वर्षा हिस्सों होती है। बोलता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह कर, क्योंकि भूमध्य सागर जो है वो आपका भारत यहाँ है और भूमध्य सागर इधर है, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाले पार्ट में, मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो आप अच्छे से देखना मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी वजह कर जो है कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, वो भारत के ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है, पश्चिम में है, इसलिए उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम दिया गया है। और ये एक तरह का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अचानक शीतकालीन वर्षा लाता है। किस तरह का वर्षा लाता है? शीतकालीन वर्षा लाता है।
और उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सर्दी और प्री मानसून सीजन की वर्षा का कारण है। ये घटना आम तौर पर बादल छाए रहेगा ठंड के मौसम में भी, रात के ऊंचे तापमान और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है। ठीक है। सर्दी के मौसम में होने वाली इस वर्षा का कृषि विशेषकर गेहूं सहित रबी फसल के लिए बहुत महत्व है। ऐसा अनुमान है कि भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% जो है पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होता है। इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो मेडिटेरियन सी से उठने वाली एक साइक्लोन है। किस तरह के साइक्लोन है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहाँ पर वर्षा होती है, भारत के किन भागों में वर्षा होती है, कितनी प्रतिशत जो है वर्षा जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिसीव करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको बस सबसे ज्यादा यही याद रखना है कि आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बढ़िया से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मैंने कुछ छोड़ दिया हो, छूट गया हो, उसको भी ऐड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो बेसिकली अगर आफ्टर ऑल आपको अगर बोला जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, है ना, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण में, तो पहला हो जाएगा लोकेशन वाइज कि भाई ये जो है आपका 5 डिग्री से लेकर के और 23.5 या 30 डिग्री तक है। कौन सा? उष्ण कटिबंध चक्रवात। और जो आपका शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है वो आपको 30 से लेकर 60 डिग्री तक मिलेगा। लोकेशन वाइज इसका चेंज हो गया। इसके साथ ही इसका ड्राइविंग फॉर्म्स क्या है, ये कैसे बनते हैं? तो पहला वाला क्या है, वार्म मॉइस्चर्स को इकट्ठा करता है और उससे ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। वार्म एंड मॉइस्चर चाहिए तो उसको गर्माहट चाहिए होती है और बहुत सारा मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये फॉर्म कहाँ होता है? ओशंस पे ही फॉर्म होंगे। कौन से साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एंड टेम्परेट साइक्लोन्स में क्या होता है कि दो एयर मासेस जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाले आपस में भिड़ते हैं तो टेम्परेचर साइक्लोन्स बनते हैं। साइज में क्या हो जाता है? साइज में ये डिफरेंसेस आता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा बारिश वासिश करवाते हैं, ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ज्यादा तूफान स्पीड में चलती है ना। और उसका एरिया कितना होता है? लगभग 200 से लेकर के 800 किलोमीटर तक बड़ा होता है वो पूरा तूफान वाला एरिया या फिर साइक्लोन्स वाला एरिया। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो और भी बड़े होते हैं, 3000 किलोमीटर तक भी फैले होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स में। इसके बाद है स्पीड। स्पीड की बात करें तो वेदर पैटर्न्स कैसे देखने को मिलेंगे, है ना। वहाँ पे बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म बारिश होगी और यहाँ पे धीमी धीमी बारिश होगी, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एंटी साइक्लोन्स और इसमें मैं कुछ कुछ करेक्शंस करके आपको ये नोट्स दे दूंगी। ठीक है। इसके अलावा एक और नोट्स बचा हुआ है वो भी भेज दूंगी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। करंट लग रहा है मुझे। क्लास में हो कि सब गायब हो गए हो? हेलो। यस। ओके। नहीं हो क्या क्लास में आप लोग?
अच्छा, ठीक है, लीव द क्लास।